अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी पे चलें देखते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी का तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी कि ये डेफिनेशन में बाद में जाते हैं। पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। बच्चों ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किसके दरमियान? अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ये भी आयनाइजेशन एनर्जी। किसके दरमियान? बिटवीन एटम बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स जो स्लोली फ्लो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल जिसे भी कहते हैं, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वैलेंस शेल। किसके वैलेंस शेल? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अब इन तीन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्लियर है कि आइसोलेटेड ही क्यों। अब देखें, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी डेली लाइफ एग्जांपल। अब देखें डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे किसी बच्चे की कोई करैक्टरिस्टिक देखनी है कि उसका बिहेवियर कैसा है या उसकी मैंने स्टडी करनी है उसकी बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी पे, तो मैं उसी बच्चे को लेके आऊंगा ना कि पूरी क्लास को उठा के ले आऊंगा, ना कि उसके पूरे घर वालों को उठा के ले आऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें एक इलेक्ट्रॉन पे स्टडी करनी होती है, उसी का बिहेवियर हमने चेक करना होता है, उसी पे हम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी तरह हम एक एटम पिक करते हैं जिसकी हम आयनाइजेशन एनर्जी और बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करते हैं। अब आइसोलेटेड एटम में मिलेगा कहाँ पे? गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो टाइटली पैकअप होते हैं ना। गैसियस स्टेट में एटम ऑलमोस्ट गैसियस स्टेट में जो है वो एटम होते हैं आइसोलेटेड, बिखरे हुए होते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब समझ आ गया। अब हम चलते हैं अगली बात पे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि देखें, या तो नेगेटिव हो सकता है कुछ या पॉजिटिव हो सकती है एनर्जी, ठीक है। अब पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड करें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तब जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो तो होगी नेगेटिव में, एक्सोथर्मिक हो गया प्रोसेस। वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो अगला टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। कौन एब्सॉर्ब कर रहा है एनर्जी? हम एनर्जी दे रहे हैं किसी एटम को, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है उसके वैलेंस शेल से, इसलिए हमेशा एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके यूनिट्स देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या क्या हैं। इसके यूनिट्स, इसका पहला यूनिट तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जिसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 96 किलो जाउल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन आता है कि नहीं जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमें किलो जाउल पर मोल में एनर्जी बताई जाए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ जाउल के, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सिंपली इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे अपना फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम सिंपली इस वैल्यू को पुट करके
अपनी कैलकुलेशन करके तो किलो जॉल पर मोल में वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इसका इंट्रो वाला पार्ट। इंट्रो हमने कर दिया डन। अब हम देखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या बला है, ये क्या होता है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो ये मेरे पास M+ बन गया, ठीक है। अब मैंने इसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाया तो ये मेरे पास M2+ बन गया। मैंने इसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाया तो ये M3+ बन गया। अब इसमें मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वो थी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, पहली आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा था। यहां पे मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी वो थी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक है। और यहां पे मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी वो है आयनाइजेशन एनर्जी 3, क्योंकि मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा था। अब ये तो हो गया बेसिक चीज। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मुझे आप लोग ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी होगी वैल्यू, जिसकी सबसे ज्यादा आपको लग रहा है, ठीक है, वो कौन सी होगी? एग्जैक्टली इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया एक एटम में से, एनर्जी देनी पड़ी, डिपेंड करता है किस एटम से, कन्फिग्रेशन का फैक्टर्स हम आगे अभी पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि अच्छा मैंने एनर्जी दी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया, ठीक है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद न्यूक्लियस का होल्ड और ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से ऑलरेडी जा चुका है उसके होल्ड से, सो और ज्यादा होल्ड हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो जाएगी, हमें और ज्यादा देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए। यही सीन तीसरे में होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो तीसरे को और, मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा होल्ड कर लेगा न्यूक्लियस। तीसरी जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी वो और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है वो ग्रेटर होगी सेकंड से, और सेकंड जो है वो ग्रेटर होगी फर्स्ट से। ये हमेशा, ये यूनिवर्सल रूल है, ये हर हाल में हर तरह ये वैलिड रहेगा, ये रूल। ये होगी हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर आ गए। फैक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स, ठीक है जी, कि कौन कौन से फैक्टर हैं और किस किस तरह आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास, हम देखेंगे साइज का, एटॉमिक साइज का। अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन में, और एक मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और ये न्यूक्लियस का होल्ड है इसमें। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना कहां से मुश्किल होगा, इससे या इससे? ऑब्वियसली इससे रिमूव करवाना इजी होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस का होल्ड कम है इलेक्ट्रॉन पे एज कंपेयर टू दिस, इसका फर्क बिल्कुल स्मॉल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, उसका होल्ड बहुत ज्यादा है, तो उसने बहुत ज्यादा होल्ड अच्छे तरीके से, मतलब स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से रिमूवल बहुत मुश्किल है, यहाँ से रिमूवल बहुत ईजी है। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज फॉर एग्जांपल ये है और ये है, और एक मेरे पास इस तरह है, ये ले। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन का होल्ड, इन दोनों में से किसका होल्ड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे? आप मुझे ये बताएं,
इसका होगा होल्ड ज्यादा या इसका होगा होल्ड ज्यादा? ऑब्वियसली बात है कि इसका होल्ड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इससे जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होगी इस इलेक्ट्रॉन को, उसने उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होगा, अपने साथ बांधा होगा उस इलेक्ट्रॉन को, उसने उतनी ही ज्यादा होल्ड किया हुआ होगा उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो ionization energy directly proportional to न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए। अब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अब दो बातें याद रखें कि जब हमारे पास हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड जो कन्फिगरेशन होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होगा। बाकी ये ऊपर वाले दोनों फैक्टर जो है ना, न्यूक्लियर चार्ज वाला या साइज वाला, ये दोनों फैक्टर नल एंड वॉइड हो जाएंगे जब ये फैक्टर आएगा। हाफ फील्ड मतलब कि एस में हमारे पास 1 है, पी में हमारे पास 3 है और डी में हमारे पास 5 पड़े हुए हैं जब। ठीक है, एफ को हम अभी नहीं देख रहे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होगा। या फुल फील्ड एस में 2 है, पी में 6 है और डी में हम कहते हैं कि 10 है हमारे पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इजी नहीं होगा। यह बात याद रखिएगा। जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, तो ये ऊपर वाले दोनों फैक्टर नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसी को हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर जो है वो है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एस है, पी है, डी है, एफ को भी लिख लेते हैं। अब इन सब में से वो पूछता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना किससे मुश्किल होगा? आप बोलोगे एस से। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है। ये सुनने को मिलता है ना अक्सर कि ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, इससे ये सबसे ज्यादा मुश्किल इससे होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होल्ड बहुत न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे। नहीं, किसी हद तक मान लेते हैं फिर। अच्छा, आपको यही सुनने को मिलता है ना। एक्चुअल बात ये है कि ये एस की शेप है स्फेरिकल शेप है। इसने न्यूक्लियस को पूरी तरह अपने अंदर कवर अप किया हुआ है। तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पी की साइज होता है इस तरह डिफ्यूज। पी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इजी होता है एज कंपेयर टू एस, और डी से तो और इजी होता है, डी तो और ज्यादा डिफ्यूज होता है। ठीक है, और एफ की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सो सबसे ज्यादा मुश्किल किससे हुआ? एस से, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। ठीक है, ये हो गया हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। अब हम वेरिएशन देखते हैं कि ग्रुप और पीरियड्स में वेरिएशन कैसे होती है। अब हम वेरिएशंस देख लेते हैं। वेरिएशंस इन पीरियड, सबसे पहले हम पीरियड में देख लेते हैं, फिर ग्रुप में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेकंड पीरियड लेता हूँ। सेकंड पीरियड में हमारे पास आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड एन पे हमारे पास आ गया नियन। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। वो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया, ये तो हम जनरल पीरियड का ट्रेंड पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसी तरह हम ग्रुप में देख लेते हैं वेरिएशन। ग्रुप,
अब मैं देख लीजिए यही ग्रुप में ले लेता हूँ, लिथियम आ गया, मेरे पास सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया। ठीक है, सही से लिख देता हूँ, सीजियम आ गया। ठीक है, ये अब हमें पता है कि ग्रुप में जाते हुए, नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, जनरल ट्रेंड हमने पढ़ लिया। अब हम जाते हैं एक्सेप्शंस पे। ये तो जनरल ट्रेंड हमने पढ़ लिया ना कि इलेक्ट्रॉन जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब जो हम मेन स्टडी करेंगे जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, एक्सेप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन भी हम एक दो देखेंगे दरम्यान में। एक्सेप्शंस देख लेते हैं हम। हमने ये चार चीजें पढ़ ली, एक्सेप्शंस हमारे रह गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्शंस इन पीरियड। पीरियड में एक्सेप्शन देखते हैं, क्या होती है पीरियड में एक्सेप्शन। वही पीरियड ले लेते हैं, सेकंड पीरियड जो हमने अभी पढ़ा है। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। अब सबसे पहले जो इनमें हमने इनकी करनी है ना कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने करनी है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड तो देख लिया ना हमने। एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड है वो है यही सेम ओरिजिनल। हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक, पहले मैं इनका न्यूक्लियर जो है एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ। वो है जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है जी, ये हो गया इनका एटॉमिक नंबर। इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s 2, 2s 1, 1s 2, 2s 2, 1s 2, 2s 2, 2p 1। ठीक है, अब बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी। मैं अब सिर्फ p को लिखता जाता हूँ। 2p 2, 2p 3, 2p 4, 2p 5 एंड 2p 6। अब हमें जो एक्सेप्शंस हैं, अब हमने एक पिछले फैक्टर्स में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड या हाफ फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना हमारे पास, तब हम कोई और बात नहीं देखेंगे या कोई और बात नहीं सुनेंगे, ना न्यूक्लियर चार्ज की ना साइज की। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम सबसे कम तो आया लिथियम की। अब ये मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल जो ट्रेंड है, सबसे कम जो है लिथियम आ गया एज इट इज। अब बेरिलियम को देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल फील्ड। एस में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एस में होते कितने हैं, 2। एस में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये जंप करके एक आगे चला जाएगा, बोरॉन से आगे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक जंप करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोरॉन के बाद बेरिलियम आएगा। ठीक है, क्योंकि बोरॉन से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बेरिलियम को, क्योंकि इसकी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। आप उसके आगे कार्बन आ गया, कार्बन के आ गया। अब नाइट्रोजन में आ गया पंगा छोटा सा। नाइट्रोजन में मसला क्या आया, नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हाफ फील्ड। ठीक है, 2p3, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से आ गई, सिर्फ एक स्टेप जंप करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी उसको चाहिए होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देन हमारे पास फ्लोरीन आ गया, देन नियन आ गया। नियन की आपको देख रहे हैं, नियन का भी फुल फील्ड है, लेकिन ये वैसे ही एंड पे है, तो इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये था इसका ओरिजिनल ट्रेंड। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये अक्सर पूछा भी जाता है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं कहता हूं बच्चों, ग्रुप की एक्सेप्शन बाद में देखते हैं, पहले हम ये छोटा सा क्वेश्चन एक देख लें
कि कंपेयर करें, कंपेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड IE ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंफर्म करें, कंपेयर करें। ठीक है, किसी की भी कर सकते हैं हम वैसे तो, लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो बात मैं करता हूं तो यहां पे हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का, सबसे पहले ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p2 2p4 सॉरी 2p4। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हमने कर दिए। अब पहला जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना होगा ना, वो मेरी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब पहला जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा मुझे, वो मेरे पास, अब जब मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p3, मतलब कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में ये जा चुका है। अब जब मैं इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा ना, इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने को, वैसे तो ये पहले ही बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट से, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं हाफ फील्ड को डील कर रहा हूँ, हाफ फील्ड को डील कर रहा हूँ, हाफ फील्ड में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, एक्सट्रीमली मतलब एक्सेप्शनली ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी एक्सेप्शनली ज्यादा होगी। अब मैं कंपेयर तो बाद में करेंगे, पहले नाइट्रोजन को देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का है 7 1s2 2s2 2p3। अब इसका पहली जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो ही बड़ी बहुत ज्यादा हमें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई जनाब, 2p3 आ गया। अब जो 2p3 आ गया, जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी 2p2, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2p4 था। ठीक है ना, हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना, अब मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, इससे तो ये ज्यादा होगी। मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है 2p2 से। ठीक है, p में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, सो यहाँ पे हमारे पास n2 प्लस और 2p जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब आप खुद कंपेयर करके मुझे बताएं कि किसकी ज्यादा है। यहाँ पे हमने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालना था, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था हाफ फील्ड में से, यहाँ पे हमने सिंपल से निकालना था। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो होगी ऑक्सीजन की ज्यादा। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, बच्चों को कंफ्यूज करता है कि हम हाफ फील्ड फुल फील्ड देख लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर माइंड में आता है कि ये जो है ना, इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो सेकंड से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2p2 से निकला है ना इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिएगा कि जब हम हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो वो कंपैरिजन में देखते हैं, मतलब एक ही एटम के अंदर हम हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं देखते। हमने कहा था कि कोई भी बात आ जाए, ये जो बात है ना कि थर्ड बड़ी होगी सेकंड से, सेकंड बड़ी होगी फर्स्ट से, ये हमेशा वैलिड रहेगी। तो ये यहाँ भी वैलिड रहेगी। लेकिन जब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट कब देखते हैं, जब हमने दो को कंपेयर करना हो या डिफरेंट एटम्स को देखना हो, तब हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मतलब कि इसमें और इसमें हमने देखना हो ना कि किसकी ज्यादा है फर्स्ट या किसकी ज्यादा, जैसे हमने अभी देखा कि किसकी सेकंड किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ फील्ड में से निकालना था। लेकिन सेम के लिए हम ये कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। अच्छा जी, अब हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं ग्रुप्स में। एक्सेप्शंस माफ कीजिएगा, ये भी मुझे, एक्सेप्शंस इन ग्रुप्स में क्या एक्सेप्शन हो सकती है, आइए देखते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम, टैलियम, ये मेरे पास एक ग्रुप है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड इसकी क्या है, यही सेम जैसे जैसे आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी कम होती जाएगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ये तो हो गया ना एक्सपेक्टेड, ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेड ट्रेंड। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में हम थोड़ा सा यहाँ पे ओरिजिनल ट्रेंड देख लेते हैं, इसके बाद इसका ग्राफ भी देखेंगे, ओरिजिनल ट्रेंड। अब बच्चों सबसे पहले तो आ गया बोरॉन, तो ऐसा तो वैसे ही रहेगा। लेकिन सेकंड में क्या होगा, ये जो टैलियम है ना ये चला जाएगा इधर, बोरॉन के बाद सेकंड प्लेस पे एल्यूमिनियम से भी ऊपर सबसे ऊपर। क्यों, क्योंकि जो टैलियम है ना, टैलियम का साइज श्रिंक होगा, साइज श्रिंक होगा। क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट की वजह से, इसका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से टैलियम का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो साइज श्रिंक होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये यहाँ से सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, क्या अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन मतलब जो एफ ब्लॉकेज जो होती है ना, पोर एफ की जो पोर शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होगी, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इसका साइज श्रिंक हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास दूसरे नंबर पे, जो टैलियम आ गया हमारे पास। अब टैलियम के बाद हमारे पास ये आना चाहिए एल्यूमिनियम, बट नहीं, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होगी, जो गैलियम है ना ये भी ऊपर चला जाएगा। टैलियम के बाद गैलियम के ऊपर जाएगा, गैलियम का साइज भी श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की वजह से डी का जो पोर शील्डिंग इफेक्ट होगा ना उसकी वजह से इसका साइज भी श्रिंक होगा, और ये गैलियम टैलियम के बाद आ जाएगा। देन हमारे पास एल्यूमिनियम और एंड पे इंडियम आएगा। अच्छा, हम ग्राफ देख लेते हैं एक दफा, जो हमने भी ग्रुप 13 का देखा। यहाँ पे आ गई मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, अभी आयनाइजेशन एनर्जी वाइज नहीं पूछ रहा, सिंपल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास था जी बोरॉन, देन हमारे पास कौन सा था, देन हमारे पास था एल्यूमिनियम, देन हमारे पास कौन सा था, देन हमारे पास था गैलियम, देन कौन सा था, देन था हमारे पास इंडियम, इंडियम के बाद कौन सा था, इंडियम के बाद था टैलियम। अब आप सोच होंगे मैंने ये क्या चीज़ बनाई, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ। किस तरह, सबसे ज़्यादा हमने कहा था बोरॉन की है, ठीक है, बोरॉन के बाद हमने कहा था कि ये टैलियम की है। टैलियम की किस तरह है, वैसे तो टैलियम एंड पे है, लेकिन टैलियम की 5th नंबर पे है, लेकिन टैलियम की किस तरह ज़्यादा है, हमने कहा था लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, एफ के पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसका साइज श्रिंक होगा। जैसे साइज श्रिंक होगा तो इसको ऊपर चला जाएगा, साइज छोटा है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। देन हमारे पास थर्ड पे गैलियम आ गया। गैलियम क्यों आया, साइज श्रिंक, क्यों, क्योंकि डी के पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। क्यों, वो जो ट्रांजिशन जिसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं उसकी वजह से इसका साइज श्रिंक हो गया। देन हमारे पास 4th नंबर पे एल्यूमिनियम आ गया, एंड पे हमारे पास इंडियम आ गया। ये थे ग्रुप 13 की एक्सेप्शंस। अब हम ग्रुप 14 में भी एक छोटी सी एक्सेप्शन होती है, अब हम ग्रुप 14 को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, एंटीमनी आ गया और लेड आ गया। अब एक्सपेक्टेड क्या है हमारे पास ट्रेंड, एक्सपेक्टेड तो वही सेम होगा ना, नीचे जाते वक्त साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, बट यहाँ पे उल्ट होगा। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि ये जो लेड है ना ये एंटीमनी के ऊपर चला जाएगा, ये भी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, एफ के पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अगर आपको मैं नहीं समझ आ रही है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की बात, तो आगे हमारा इंशाल्लाह टॉपिक आएगा, इसको आप अभी के लिए सेव कर रहे हैं
लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, पूरी के पूरे लेंथनाइट पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह, तब हम ये बात समझेंगे कि कैसे लेंथनाइट कंस्ट्रक्ट होता है, लेंथनाइट्स के एलिमेंट की कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरह होती है। सो कार्बन एक्चुअल जो ट्रेंड होगा हमारे पास, एक्चुअल ट्रेंड जो होगा ना, वो होगा कार्बन के बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम के बाद आ जाएगा हमारे पास पीबी, देन हमारे पास आएगा एंटीमनी। ठीक है जी, ये ग्रुप के एक्सेप्शन होगी, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शंस भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में एक छोटी सी बातें हैं कुछ, एक तो मेटल के हवाले से, मेटल नॉन मेटल के हवाले से, इंडिपेंडेंस के हवाले से, उन पे कैसे आयनाइजेशन जी करती है डिपेंड। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल्स के हवाले से किस तरह होगी। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, हमने कहा था कि लेफ्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक के जो ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक। सो जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये बात याद रखना। डाउन द ग्रुप हमने कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एक बात हमने की थी, जनरल ट्रेंड में बात की थी। डाउन द ग्रुप हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक का जो कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। सो जितना ज्यादा नीचे आते जाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा नीचे आते जाएंगे उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, उतना ज्यादा। अब जो मेटेलिक कैरेक्टर हमने कहा कि जितना ज्यादा नीचे आते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मेटेलिक जो मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स वो होते हैं बेसिक। नॉन मेटल के हमने कहा एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड। सो हम ये कह सकते हैं कि हम जितना नीचे आते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, और ऑक्साइड जो है वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी को हम अब एक लाइन में लिख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, मतलब नॉन मेटल है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हुई तो मतलब मेटेलिक कैरेक्टर है तो बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये थी सिंपल सी बात, मेटल और नॉन मेटल पे डिपेंड किस तरह करती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।